हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो ये वीडियो हमारा दो चीज़ों के डिस्कशन के बारे में है। एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में, और दूसरा CGPTTM को लेकर जो अपडेट आया है। तो दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले भी जिनको वो एग्ज़ाम देना है, दूसरा CGPTTM के बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे इसमें। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, इलेक्शन ईयर है 2024, कई सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं दिखी उनको उधर, तो अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब अगर इसमें वैकेंसी नहीं ले पाएंगे तो फिर इलेक्शन के बाद हो सकता है कि साल 2 साल उतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिले। और जो वैकेंसीज़ आ रही हैं अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। अभी HAL का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया, कई रिजल्ट सुनने में आए। तो जो भी एग्ज़ाम बैक टू बैक हो रहे हैं, बच्चे परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। बिहार PCS पीछे पेपर हुआ, काफ़ी अच्छा पेपर कई बच्चों ने किया है। तो पॉइंट ये है कि कम से कम अब जो एफर्ट आप कर सकते हो फुल गियर में, एक पूरे जितनी मेहनत आप कर सकते हैं कोशिश करिए अब जो वैकेंसीज़ आ रही हैं उसमें एक सीट आपको मिल जाए। क्योंकि अब इतनी सीटों पर भी अगर वैकेंसी नहीं आ पा रही है तो फिर कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं है। फिर हमें खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कमी है। और फिर मैं कह रहा हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पेपर नहीं निकलने का एक बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे टारगेट करना जिनका सबका 60-70% सिलेबस अलग अलग हो। एक बार में वो पेपर तो ज़रूर दिए जाएं जिनका 70-80% सिलेबस कॉमन है, क्योंकि कॉमन तैयारी पे वो पेपर बन सकते हैं। पर 50-60% जहाँ पर सिलेबस अलग अलग है, उन सारे एग्ज़ाम के चक्कर में एक साथ मत पढ़िए, सब अलग अलग लेवल के हैं। अब किसी को इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर देना हो और वो कहे मैं RO ARO भी साथ में दे दूंगा, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बिल्कुल अलग पैटर्न है। या गेट वाला अगर बोले RO ARO देना है, तो ये क्लियर रखें कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन सा पेपर देना है। अगर आपको गेट देना है तो MTech का भी ऑप्शन खुला रखिएगा। PSU की स्थिति क्या है और टॉप 100 रैंक में लाते हो तब गेट में कुछ बात बनती है। कोचिंग को देखकर या कोई टॉपर को देखकर गेट ऑप्शन आप लेकर चलो, आप खुद देखो कि आप MTech का भी ऑप्शन खुला रखिएगा। MTech में भी कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं होते, वहाँ भी होते हैं। पर आप सिर्फ PSU के भरोसे अगर गेट देंगे तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि पता लगा सर 500 रैंक तो आई, मिला कुछ नहीं। तो ये बैठकर सोच तो लें कि PSU टॉप 100 के अंदर कुछ आने के चांस हैं, PSU आ भी कम रहे। और दूसरा, या तो MTech करना हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में नंबर ऑफ सीट किस ब्रांच की कितनी बची हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करें मुझे करना है कि नहीं। तो ये बिल्कुल बैठकर 1 दिन 2 दिन समय लगाकर तय कर लें कि डायरेक्शन क्या रखनी है। अच्छी तैयारी है, बिल्कुल देना है। तैयारी कम है, अभी बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं, तो बेटर है कुछ और करें। अपने आप से पहले बैठ के सवाल पूछिए, बार बार मैसेज करने के बजाय, टीचर से पूछने के बजाय, ये अपने आप से सवाल करिए कि अभी तक आपकी तैयारी कैसी है। जिनको गेट या ES देना है, जनवरी फरवरी में पेपर हो जाएंगे, तो क्या अभी आपका लेवल 50% तक आप सिलेबस कर चुके हैं तो देना है पेपर। नहीं कर पाए तो दिक्कत है। प्रीवियस ईयर लगाए हो कि नहीं लगाए हो, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा इस बात का कि आपकी तैयारी कहाँ पर है। अच्छी तैयारी है, बिल्कुल देना है। नई तैयारी है, कुछ और करना है। या लग रहा है तैयारी ही मैं नहीं कर पाऊंगा, प्राइवेट जॉब सर्च करनी है तो वो करो, पर कुछ करना है, माइंड क्लियर रखना है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में नहीं रहना। डायलेमा सिचुएशन में, कन्फ्यूज़न में जो माइंड रहता है वो 4-4 5-5 साल तैयारी को लग जाते हैं, फिर परेशान होते हैं 5 साल बाद कुछ हुआ नहीं। रीज़न क्या था? कन्फ्यूज़ माइंड था, डायरेक्शन नहीं क्लियर थी करना क्या है। तो मैं फिर अभी कह रहा हूँ, जो एग्ज़ाम भी देने हैं 70-80% सिलेबस कॉमन है, उन पेपर को देना है। ज़्यादा वेरिएशन है उस तरह के फॉर्म एक साथ मत भरना, सब अलग अलग नेचर के हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी पे और फॉर्म आ रहे हैं तो बिल्कुल भरिए। जैसे RO ARO वाला जो बच्चा है, अब CGL का पेपर होगा तो CGL वो बिल्कुल दे सकता है, GS वो रेडी है, ठीक है। FT रीजनिंग वगैरह पढ़ना पड़ेगा तो उतना गैप है उसके पास टाइम का। UP स्टेट PCS RO ARO वाले बिल्कुल दे सकते हैं। जो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं UP बिहार, वो RO ARO बिल्कुल देंगे ही देंगे। तो जो सिमिलर नेचर के हैं उनको तो भरना है फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये तो इन्होंने बता दिया है कि 496 वैकेंसीज आ रही हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी 496 वैकेंसीज आ रही हैं। जनरल की 199 सीटें हैं, ये स्पेसिफाई कर दिया है। 1 नवंबर से फॉर्म ओपन होगा। 3 नवंबर से उत्तराखंड ITI वाला ओपन होगा, 1 नवंबर से ये वाला होगा, ये इन्होंने बता रखा है। देखो
तो 496 टोटल वैकेंसीज़ होंगी, जनरल की 199 है। फिर क्वालिफ़िकेशन भी देखो बताई हुई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें और करके इन्होंने लिखा है फुल टाइम बैचलर डिग्री या तो हो, बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों अलाउड है, बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों एलिजिबल हैं, और इंजीनियरिंग डिग्री इसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहे हों सेमेस्टर में आपके। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग वाले भी वो लोग भर सकते हैं जिनका फिजिक्स मैथमेटिक्स सेमेस्टर में रहा हो, क्योंकि इसका मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिस नेचर की जॉब है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिस नेचर की जॉब है जो आपको काम करना है, उसमें बेसिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। इससे ये क्लियर हो गया, इस बात पे इनका बार बार एम्फेसिस है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल या तो रेगुलर बैचलर डिग्री हो, बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स रहा हो, या इंजीनियरिंग वाले जिनका किसी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ्स रहा हो, तो इंजीनियरिंग में तो पढ़े ही हैं, इंजीनियरिंग में तो कोई भी ब्रांच रही उसमें था ये टॉपिक आपका, और जेई की पोस्ट है। बाकी डिग्री कहाँ कहाँ से ये सब तो पता ही है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में हमेशा बोलता हूँ हड़बड़ी में नहीं, नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ा करें, कोई भी एग्ज़ाम देना हो, काफ़ी जानकारी आपको वहीं से मिल जाती है। 27 ईयर एज 30 नवंबर तक, 30 नवंबर 2023 तक 27 जो एज कंप्लीट कर रहा हो उसके नीचे सब एलिजिबल हैं। रिलैक्सेशन किसके किसके लिए है, SC ST और OBC, वो इन्होंने मेंशन कर दिया है नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पे डेट लिखी है 1 नवंबर से ये स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, और टेंटेटिव डेट कह रहे हैं कि हम बताएंगे। तो आप मान के चलो कि नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से। 30 नवंबर तक तो फॉर्म ही भरवाएंगे, और फॉर्म क्लोज होने के बाद 2 मंथ के आसपास आप मान सकते हो। तो नवंबर में फॉर्म भरा जाएगा, दिसंबर लास्ट तो चांस कम लग रहे हैं, जनवरी जाएगा मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जनवरी में होना चाहिए, ठीक है, जनवरी मुझे लगता है कि पेपर जाएगा ये। दूसरी बात, पे स्केल वगैरह भी इन्होंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है सिलेबस जो है वो जनरल सिलेबस है, स्पेशली आपसे कुछ नहीं पढ़वा रहा है, जनरल टॉपिक जो आप पढ़ते हैं वही हैं। तो डिटेल में ये सब आप नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, फ़ोटो वोटो क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा, लिख रहा है साफ साफ ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट होना है, तो डिटेल में सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना है डिटेल में। मैं सीधे आ जा रहा हूँ सिलेबस पर। फोटोग्राफ वगैरह लिख रहा है, देखो साइज वाइज फोटोग्राफ क्या होना चाहिए, सब बना के तैयार करके रख लो इसको, ठीक है। सिलेबस में सिंपल है, CGPRDM, काफ़ी बच्चे आप में ऐसे होंगे जो CGPRDM की तैयारी कर ही रहे हैं, तो इंग्लिश वहाँ पर आपका देखो ऑलरेडी रेडी हो गया होगा। CGPRDM के पेपर ने इंग्लिश आपका रेडी कराया, FT रीजनिंग रेडी कराया, GS मैंने कराई है। तो GS में जो टॉपिक कराए थे, अब GS ज़्यादा वेटेज नहीं है, 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको GK एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स में भी इससे आएगा, इसके बाद ज्योग्राफी, और 3rd नंबर पे पढ़ना चाहें तो पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट चाहें तो पढ़ सकते हैं, GK करंट अफेयर ज्योग्राफी पॉलिटी। बाकी RO की तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाए तो मैंने सारे हैं, पर कोई आज ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तैयारी शुरू कर रहा है, तो GK करंट अफेयर या पूरी GS में 7-8 सब्जेक्ट पढ़ने को बोलूँ तो हालत ख़राब हो जाएगी, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बेटर है आप इंग्लिश FT रीजनिंग तैयार कर लें, और GS में कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ, अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, SSC वाले बैच में मेरे से पढ़े हुए हैं, या RO के लिए पढ़ रहे हैं, तब तो आपका GS पूरा रेडी रहेगा। 10 में से कम 8 क्वेश्चन बनाओगे, 10 में से कम 8 बना के आओगे। पर पॉइंट क्या है उसमें, फिर टाइम कितना कौन दे पा रहा है। आज ही कोई बिगिनिंग कर रहा है, आज ही कोई प्लान कर रहा है, तो 8 सब्जेक्ट GS तो मुश्किल होगा, पर कम से कम GK करंट अफेयर ज्योग्राफी पॉलिटी कर सकते हैं। फिर आपका लिख रहा है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और क्लियर मेंशन कर दिया है 10+2 लेवल का। हम जो कोर्स करवा रहे हैं, करवा भी उसी लेवल का रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे थे सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना, नहीं, क्लियर कट लिख रहा है 10+2 लेवल का फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और जो हमने शुरू करवाया है बैच हम उसी लेवल का करवा भी रहे हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स, और 2 आवर्स मीडियम बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। पॉइंट समझ आ गया। तो इंग्लिश, FT रीजनिंग, GS 4,
और फिजिक्स मैथमेटिक्स 6 टॉपिक टोटल आ रहे हैं, 6 टॉपिक आ रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल कोई दे रहा हो, जेई का पेपर अभी बच्चों ने दिया होगा, तो एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ज़्यादातर एग्जाम में टॉपिक किसी ना किसी में ज़्यादातर पेपरों में पूछ रहे हैं जनरल एग्जाम्स में। फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पर आपका अलग से ऐड हो गया। जीएस में ही मैंने बताया बिगिनर है 2-3 टॉपिक ये कर सकता है, पहले से पढ़ रहे हैं तो पूरे आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। हमने जो बैच शुरू कराया है, देखो सबसे जो मेन पॉइंट है आरोहण पर, मैं जिस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ, कोई भी बैच कोई फॉर्म अगर आए तो उसको पहले लॉन्च करना। कंपटीशन रिलेटिव है, सब इंस्टीट्यूट बैच चलाएंगे, सब बच्चे तैयारी करेंगे, जो पहले एज ले जाएगा, जो पहले बेनिफिट ले जाएगा वही आगे बढ़ेगा। CGPTM में हमने शुरू में बैच कंप्लीट कर दिया, आज बच्चे चाहें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो भी कवर कर सकते हैं, इतना टाइम उनको मिल गया। तो पहले बैच शुरू करेंगे तो पहले कंप्लीट करेंगे, टेस्ट सीरीज भी करा पाएंगे, मैं खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐड कर पाऊंगा, तो पहले ही स्टार्ट करना चाहिए। अब जो लोग फॉर्म भरने का वेट करेंगे, अभी फॉर्म आएगा तब बैच बनेगा तब पढ़ाना शुरू करेंगे, तब तक तो हम 2-3 टॉपिक कंप्लीट करा चुके होंगे। कंपटीशन रिलेटिव है, आप ऑलरेडी एडवांटेज ले चुके होंगे, और किसी भी बैच को लेकर मेरी फिलॉसफी यही रहती है, पहले शुरू करना, जिससे क्लास में कवरेज ही ज़्यादा करा सके, क्वेश्चन भी करवा सके। कुछ लास्ट में मान लो, अब मैं जैसे मैं RO में प्लान कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराना, तो पहले लॉन्च करने से ही फ़ायदा होगा। पता लगा एग्जाम को 2 दिन पहले कोर्स खत्म हो रहा है, फ़ायदा क्या? ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जिस दिन नोटिफिकेशन आया है, जस्ट बाद हमने बैच प्लान कर दिया था। 2 तरह की डिमांड बच्चे कर रहे थे बैच में, एक तो फुल बैच कोर्स और एक ओनली फिजिक्स और मैथ्स। मैं कभी नहीं कहता अगर किसी बच्चे को एक ही टॉपिक पढ़ना है वो पूरा बैच कोर्स में पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करे, मैं खुद मना करता हूँ। इसीलिए आरोहण पर सबसे मेन चीज़ मैंने क्या की है, सब्जेक्ट वाइज भी ओपन कर रखा है। जनरली आप देखोगे कोई नहीं कराता, क्योंकि मॉनेटरी अगर इशू होता तो मैं सब्जेक्ट वाइज ओपन नहीं करता। सब्जेक्ट वाइज आप ही के लिए कर रखा है कि कोई बच्चा मेरे से पहले कर चुका है, उसको एक ही टॉपिक चाहिए तो एक टॉपिक भी अवेलेबल रहे। अब सिर्फ फिजिक्स करूँ, सिर्फ मैथ्स करूँ तो बहुत ज़्यादा बैचेस अलग अलग कोर्स बन जाएंगे, देखने में भी। अब फिजिक्स मैथ्स लगभग सबको करना है, तो ये वाला भी जो कॉम्बो मैंने बनाया, फिजिक्स मैथ्स ओनली, मैथ्स स्टार्ट हो गया, हाफिज सर करा रहे हैं। मैथमेटिक्स एक्सपर्टीज़ है, जो पढ़ चुके होंगे पता भी होगा। 2 क्लासें मैथ्स की हो गई हैं, मैथ्स की कुछ क्लासेस कवर होंगी, तब हम फिजिक्स शुरू करेंगे आपके टाइम के हिसाब से, कि ऐसा ना हो कि डबल क्लास में आप पे बर्डन पड़े। तो मैथ्स हमने पहले ही शुरू कर दिया है। और फुल बैच कोर्स के अंदर एप्टी हम पहले पढ़वा चुके हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल। फिजिक्स मैथ्स दोनों लाइव चल रहा है। जीएस में पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, लाइव चल रहा है। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, लाइव एक्सेस रहेगा। कुछ रिकॉर्डेड में रहेंगे, क्योंकि अगर 3 ही महीने में A to Z पूरा लाइव करने बैठेंगे और 2 ही घंटे क्लास करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। फिजिक्स मैथ्स दोनों लाइव, पॉलिटी करा रहा हूँ लाइव, हिस्ट्री करा रहा हूँ लाइव, ज्योग्राफी अभी जस्ट खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी मान लो, या टेस्ट कराएंगे, वो सब अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलाकर ये कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर, ताकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ, टेस्ट सीरीज वगैरह ज़्यादा करा पाएँ। इस तरह का बैच है। उत्तराखंड ITI का मैंने अभी पिछले वीडियो में बता ही दिया है, उत्तराखंड ITI की पूरी डिटेल। उत्तराखंड ITI का जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, यूपी का RO जरूर देना, क्योंकि GS दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, RO का बैच ऑलरेडी बना हुआ है। और इंडियन पॉलिटी, अब इंडियन पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, वो यूपी RO में भी चल रहा है, स्टेट PCS में भी जा रहा है, और इंडियन पॉलिटी अलग से भी अवेलेबल है। इंडियन पॉलिटी अलग से भी ओपन है। 6 लेक्चर पॉलिटी के हो चुके हैं, 7 लेक्चर आज है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 20 के बाद आज शुरू होगा 7th लेक्चर पॉलिटी का। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री आएगा, मैं जो हिस्ट्री कराऊंगा इसके बाद, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मैंने GS आरोहण पे कराए थे, पॉलिटी हिस्ट्री रह गया था। पॉलिटी अभी चल रहा है, ये खत्म होगा, फिर हिस्ट्री कराऊंगा। और जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ, ये चाहे स्टेट PCS दो, चाहे RO दे दो, CGL दे दो, सब में कॉमन है। आपको जो एग्ज़ाम देना है आप उस बैच में इनरोल करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अब कोई SSC बैच में इनरोल कर रहा है और टारगेट यूपी PCS है, तो जब मैं यूपी लोकल GS कराऊंगा फिर SSC में नहीं रहेगा वो। तो जिसको जो एग्ज़ाम टारगेट करना है वो उसको फोकस करके चले। अब जैसे ये वाला बैच है यूपी PCS 2024 में जो होना है, और 70 BPSC, तो जिनको ये पेपर देना है वो इसी बैच को इनरोल करें। अगर मैं एप्टी के क्वेश्चन हटाऊँ BPSC में 140 क्वेश्चन बचे, एप्टी हटाकर 140 में से इस बार का GS जो मैंने पेपर बताया था, 92 क्वेश्चन आपकी कॉपी की लाइनें थी। बच्चों ने बाद में मैच भी किए होंगे, मैंने पेपर बताया, सॉल्व भी करवाया था।
तो 140 में 92 कॉपी की लाइनें थी और लोग कह रहे हैं सर 83, 84 भी नहीं बन रहा, 80 भी नहीं बन रहा। और बार बार मैंने कहा था बहुत इजी रहेगा, आप पेपर आसानी से कर पाएंगे। तो इस वाले बैच में यूपी और बिहार लोकल दोनों कराना है। पिछली बार तो 3 ही 4 महीने में हमें ख़त्म करना था बैच, तो हमने पूरा कराया। अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो यूपी लोकल और बिहार लोकल दोनों इस बैच में कवर कराऊंगा, मैं कराऊंगा। तो अभी पॉलिटी करा रहा हूँ, फिर हिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर स्टेट लोकल का नंबर आएगा। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो बैच चल रहा है, अभी तुरंत नया बैच तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 10 टॉपिक होते हैं, तुरंत नए बैच की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर कर रखा है। इसमें आपका क्या रह गया, ईएससी बता देता हूँ। जिसको ईएससी देना है वो इसी बैच को एनरोल करे। अब जो इसमें हफीज़ सर ने मैथमेटिक्स पूरा करा दिया, एफटी पूरा करा दिया, मटेरियल साइंस उन्होंने कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी, मैकेनिकल वाला भी। मैंने इसमें एथिक्स करा दिया है, इन्वायरमेंट इसमें हो चुका, आईसीटी की 2 क्लासें रह गई, आईसीटी कंप्लीट है। और करंट अफेयर 90% काम खत्म है। फरवरी में पेपर है तो दिसंबर में अपडेट करना है करंट हमें इसमें। जब मैं करंट अपडेट करूँगा तो और बैच में भी अपडेट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें जो पढ़ाना है, डिज़ाइन ड्राइंग हैदर सर ने पढ़ाया, सिर्फ सेफ्टी रह गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड क्वालिटी कराना है। इसमें बैक टू बैक काफ़ी क्लासेस चली थी, लगातार इस बैच में काफ़ी क्लासेस चली थी और मेरा प्लान था कि अक्टूबर में ही वाइंड अप कर दें। ठीक है। पर अभी इसमें मैं देख रहा हूँ बच्चे एनरोल करते जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी। मेरा प्लान ये है, इसमें अभी थोड़ा सा मैंने 1 हफ्ते का गैप किया था। 1 हफ्ते का गैप इसलिए किया क्योंकि बाद में एनरोलमेंट बहुत हुए हैं और वो बच्चे जो हैं अभी पिछला ही बर्डन इतना है उनके ऊपर, वो कवर नहीं कर पा रहे। तो मेरा प्लान था अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, पर थोड़ा सा गैप इसलिए किया है कि नए बच्चे ना घबरा जाएं कि बैक टू बैक सब्जेक्ट आते जा रहा, हमारा पुराना नहीं हो पा रहा। तो अभी इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वालिटी होगा। 2 टॉपिक केवल रह गए और 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। बहुत कंटेंट है इसमें कवर करने के लिए। जो लोग इसमें एनरोल्ड हैं पहले वो पूरा करें। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी इसके डाल दिए हैं, आंसर की भी डाल दी है। ईएससी वाला जो बैच है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी आंसर की वगैरह भी अवेलेबल करा दिया है मैंने। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले बैच में, एटीसी वाले बैच में 15 पेपर कल मैंने अपलोड करा दिए हैं सॉल्व। 15 पेपर जो हैं, जो ऑफिशियल पेपर, 15 जो एक्चुअल पेपर हुए थे एटीसी के और सॉल्यूशन के साथ जो था, 15 पेपर एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले अवेलेबल करा दिए हैं। प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं और जो बैच एनरोल नहीं भी किया है वो भी इसमें जाके पेपर डाउनलोड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस बैच में जाकर जो बैच का पार्ट ना भी हो, हमारी पीडीएफ जितनी है वो सबके लिए ओपन है। जो भी वीडियो मान लो नहीं ओपन होगा तो भी पीडीएफ जितनी है, टेस्ट पेपर, वो जो क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। 15 पेपर इसमें डाले हैं, ओनली फिजिक्स मैथ्स में भी डलवा दिए हैं 15 पेपर। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पेपर दोनों फोल्डर में पड़े हुए हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आरओ एआरओ का जो बैच है, 3 पेपर 4 पेपर मिले थे वो डलवा दिए हैं मैंने। उत्तराखंड आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले 3 पेपर मिले थे वो भी डलवा दिए हैं। तो प्रीवियस ईयर भी जो आते जा रहे हैं वो ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है। सीजीएल या जेई वगैरह वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वाला न्यू जीएस बैच जो था, ये वाला बैच है। जेई सीजीएल एई, जेई सीजीएल एई वगैरह का कोई एग्ज़ाम है उसके लिए ये वाला बैच है, न्यू जीएस बैच। पिछले बैच की रिकॉर्डिंग भी दी है कि मान लो किसी को 2 ही महीने में पेपर देना हो तो जनरल साइंस तुरंत तो नहीं हो जाएगा, तो पिछला बैच जो मैंने कराया था उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी और लाइव भी चल रहा है। ज़्यादातर बैचों में आप देखेंगे पिछले बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और लाइव भी चल रहा है कि किसी को अगले ही महीने कोई पेपर देना है और बायो पढ़ना है तो अगले महीने बायो लाइव में तो नहीं हो रहा पर रिकॉर्डेड तो अवेलेबल है, अभी पढ़ाया 2 महीने पहले। तो वो सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। ठीक है। सीजीपीडीटीएम, अब आ जाते हैं सीजीपीडीटीएम की बात पर। तो अभी जो क्वालिटी काउंसिल के चेयरमैन उन्होंने ये बता दिया कि पेपर जो कराएगा एनटीए कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये तो अच्छी खबर है कि भाई एक प्रॉपर एजेंसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी तो पिछली बार वाली जैसी प्रॉब्लम ना हो। अब कई बच्चे कह रहे थे सर डेट नहीं आई है, पता नहीं कब कराएंगे। देखो 1.5 महीना हो गया, पेपर जब हुआ था 1.5 महीना हो गया, कैंसिल हुए 45 डेज़। तो इन लोगों को भी तो डिस्कशन के लिए टाइम लगता है, कम से कम 1 मंथ तो लग ही जाता है सारी चीज़ें कि हम ही कराएं या कोई और एजेंसी कराए, कब तक हमें रिक्रूटमेंट पूरा करना है। 1 मंथ के आसपास हो जाना चाहिए था, मान के चलो 15 दिन और फालतू लग गए हैं। ठीक है। अब तक क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ना डाल के चेयरमैन बच्चों को ट्विटर पे बता रहे हैं। तो 45 डेज़ हो गए, अब इन्होंने बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। तो हम ये तो मान के चलें कि पेपर जेन्युइन तरीके से होगा, पेपर जेन्युइन तरीके से होगा।
अभी कॉमर्स मिनिस्टर ने क्या बोला कि 900 के ऊपर सीटें होंगी, क्या वो इसी में ऐड हो जाएंगी? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें सीटें रिवाइज कर दें या नेक्स्ट ईयर में फिर से एग्ज़ाम कराएं। वो डिपेंड करेगा मैन पावर की शॉर्टेज कितनी है और कितनी जल्दी रिक्रूटमेंट करना है। इलेक्शन ईयर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे पहले आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, जैसे ये सुनने को मिला। इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद दोबारा आएगी कि नहीं पता नहीं। अगर ये इसी में ऐड हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, ये अपडेट आया तो ये तो चलो सही खबर है। पेपर प्रॉपर तरीके से कराएंगे, ये पेपर प्रॉपर तरीके से होगा, ये आप मान सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम आने का वेट मत करिए। जैसे हम आरोहण पे पहले बैच शुरू करते हैं, आप कंटेंट पहले तैयार करो, एज वहीं मिलेगा, वहीं फ़ायदा मिलेगा। अब CGPTTM के लिए पिछली बार टाइम बहुत कम था, तो आरोहण पे जितनी चीज़ें हमने कमिट की थी पूरी करा दी। अब कुछ बच्चों ने कहा सर 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी थे, 1-2 हिस्ट्री थे, तो अगर मैं उस समय कराता तो 1.5 महीने में आप कर ही ना पाते और टाइम भी नहीं था उतना। इसीलिए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक कॉम्बो बना दिया था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का एक कॉम्बो बना दिया था, जिसमें ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था, हिस्ट्री, पॉलिटी राहुल स्वरूप सर ने कराया था। अब पॉलिटी मैं पढ़ा भी रहा हूँ लाइव में, तो किसी को चाहिए पॉलिटी मेरे से करना है, हिस्ट्री मेरे से करना है, वो पॉलिटी इस महीने ख़त्म होगा, हिस्ट्री अगले महीने ख़त्म हो जाएगा। ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और जो नया बैच पढ़ाया है वो भी डाल दिया है। अक्टूबर में जो बैच ख़त्म किया है वो भी अपडेट कर दिया है। ज्योग्राफी पहले पढ़ाया था वो दे दिया था, अभी जस्ट जो ख़त्म हुआ है वो भी अपडेट कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी इस वाले बैच में राहुल सर ने कराया था, किसी को मेरे से करना है, पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री इसके बाद शुरू होगा। अब CGPTTM के बैच में आप ये बहाना नहीं कह सकते कि सर कोई टॉपिक ऐसा आ गया मैं तैयार नहीं था। इतना टाइम दे दिया है एजेंसी ने, पेपर डिले हुआ, उसका फ़ायदा भी नुकसान भी। अगर वो 1 ही महीने में कराते फिर वो बात वहीं रह जाती, सर तैयार पूरा नहीं है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि तैयारी पूरी नहीं है। और अब जो अपडेट इन्होंने दिया है तो इसके हिसाब से मेरा मानना क्या है, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, जब डेट देंगे कम से कम 1-1.5 महीना उनको पेपर कराने में लगेगा। ये मैंने पिछली बार बात कही थी जो आपसे। अब ये NTA अगर पेपर करा रही है, ये इंटरनली कंफर्म हो गया होगा, तो NTA और भी एग्ज़ाम कराती है, स्लॉट अवेलेबल होना चाहिए। ऑनलाइन पेपर कराना है तो उस दिन सेंटर मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2 मंथ्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी के हिसाब से, अभी के अपडेट, अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप इस एग्ज़ाम को 2 मंथ के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर ही करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा CGPTTM वाले बच्चे भी, क्योंकि पिछले पेपर में आप देख चुके हो और NTA पेपर कराएगी, ये टॉपिक आपके CGPTTM में जो मैंने कराया था, लाइफ साइंस GS में ऐड करा दिया था। बाकी सब्जेक्ट तो हुए ही थे, GS के नाम पे हमने लाइफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, GK एंड करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट, इतना तो मैंने ऑलरेडी फोल्डर में दे दिया था आपको। तो उस समय के हिसाब से जो हमने कमिट किया था, चारों टॉपिक आपको दे दिए थे CGPTTM बैच कोर्स में, और उतने टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन भी गए थे। आरोहण के हर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया था इस एग्ज़ाम में, किसी को भी शिकायत नहीं थी कि सर इसमें अच्छा नहीं, सब ने अच्छा परफॉर्म किया था। अब एक टॉपिक इसमें IP था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था कि किसी बच्चे को बैच कोर्स नहीं करना IP के लिए, क्योंकि अलग सा टॉपिक है, तो यूट्यूब पे कोई इशू नहीं। अब इसमें 2 क्लासेस मैंने आपसे कमिट किया था कि 2 क्लास में इसमें अपडेट करूँगा, पर मैं बार बार यही वेट कर रहा हूँ अपडेट आ जाए एक बार, क्योंकि जब मैं इसको शुरू करूँगा तो सिर्फ IP 2 क्लास नहीं कराऊँगा, मैं करंट अफेयर भी अपडेट कराऊँगा। क्योंकि अगर ये पेपर आप मान के चलें अक्टूबर चल रहा है, अगर ये दिसंबर लास्ट में होता है तो लास्ट 1 मंथ तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब दिसंबर में लास्ट में अगर पेपर होता है तो नवंबर तक का डाटा पढ़ना पड़ेगा। नए नोबेल प्राइज़ वगैरह आ चुके हैं, वो सब मुझे कराने पड़ेंगे। तो 1 महीने पहले तक का करंट मुझे अपडेट करना है। अब आज अगर मैं करंट करा भी दूं और पेपर फरवरी में चला जाए तो फिर दिसंबर के बाद फिर अपडेट करते रहो, आपका भी टाइम बार बार ख़राब होगा। तो एक स्ट्रेच में मैं 2 क्लासें IP की जो मैंने कमिट किया है वो होगा, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। करंट अपडेशन जहाँ तक मैंने पढ़ा रखा है अगस्त तक, 20 अगस्त तक, उसके आगे का डाटा करंट का 20 अगस्त तक मैंने क्लासेस कराई हुई हैं। उसके बाद एक PDF भी आपको करंट अपडेशन की दी थी। आप PDF नहीं पढ़ पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो PDF इसलिए दिया था कि कोई छोटे मोटे एग्जाम भी होते रहते हैं, वहाँ काम आ जाएगा। वीडियो में तो मुझे कराना ही है उसको, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। IP के 2 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे। करंट अपडेशन जो मैं कराऊंगा आगे के टॉपिक का, वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। बैच कोर्स जो आरोहण पे बच्चे एनरोल किए हैं उसमें भी मिलेगा, और कुछ क्लासेस 3-4-5 जो भी क्लास लगेंगी उसका एक्सेस यूट्यूब पे भी, जो कमिट किया है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें हो गई। अब मुझे लगता नहीं इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यही सब मैसेज आते हैं, सर ये कैसे होगा, क्या करना है। तो ये बात कंप्लीट। जो बच्चे यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस वाले हैं, मेंस जिनको देना है, मैं बार बार बोलता हूँ, मेंस के लिए कुछ किताबें ऐड करनी है। मेंस के लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं ताकि मेंस में राइटिंग का फ्लो बने। पॉलिटी हमने पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया, मान लो 35 आवर्स मैंने पॉलिटी पढ़ाया, सब कुछ आपको समझ आ गया। बुक एक बार रीड करने से आपका एक पैटर्न बन जाता है लिखने का। ऐसा थोड़ी है मेंस में पॉलिटी कुछ और पूछ लेगा, वही पूछेगा, पर आपको लिखने की एक प्रैक्टिस जो है वो बुक जब आप पढ़ते हो और लिखने की प्रैक्टिस बन जाती है। जब सारा कुछ समझ लिया तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है। अननेसेसरी इसका भी बैच बना के फिर पैसे चार्ज करो, कोई मतलब नहीं है उस बात का। हाँ, कुछ टॉपिक मेंस के जो हम जीएस में कवर नहीं करते, मान लो मेंस में कोई अलग से टॉपिक पूछ ले, एथिक्स, सिक्योरिटी, वो जीएस के कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो मेंस में आपको एज इट इज काम आ जाएंगे। ठीक है, उनमें कुछ बुक आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो जो बीपीएससी वगैरह वाले स्टूडेंट या यूपीपीसीएस मेंस वाले जो बच्चे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिनको देना है, उनको कुछ बुक्स ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे पॉलिटी में मैंने बताया है, एम लक्ष्मीकांत उनको पढ़नी चाहिए। सिविल सर्विसेज मेंस वालों को भी, और डिस्क्रिप्टिव पेपर जहाँ लिखना हो, यूपी बिहार में डिस्क्रिप्टिव अगर आए तो एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, ये बुक पढ़नी पड़ती है। इसी तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह की मैं बुक रिकमेंड करता हूँ। तो जो भी अच्छी किताबों की लिस्ट है, कई बार मैंने शेयर कर रखी है, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। अभी आज फिर से मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। पहले भी कई बार वीडियो में बताया हुआ है। आप स्ट्रेटजी वीडियो प्लेलिस्ट में, स्ट्रेटजी वीडियो में जाओगे, उसमें भी बुक्स के नाम सब लिस्ट लिखवा रखी है मैंने। सिविल सर्विसेज बिगनर को क्या करना चाहिए वो भी बताया हुआ है, स्टेट पीसेस वालों को भी बताया हुआ है। तो स्ट्रेटजी वीडियो में देखोगे सारी लिस्ट बता रखी है। एनसीईआरटी भी लिमिटेड पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी वो बता रखा है। ठीक है, सबसे पहला फोकस क्लासेस। क्लास में सब कंप्लीट हो जाता है। क्लास एक बार आप कर चुके और 7-8 सब्जेक्ट मैंने पूरे करा दिए, 8 सब्जेक्ट जीएस करा रहा हूँ मैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3, ये तो कोर सब्जेक्ट हो गए। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 5, जीके करंट अफेयर 6, इन्वायरमेंट 7, आईसीटी 8। आईसीटी मैंने सारे बैचों को एक्सेस दिया है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर के बिना काम चलना नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात हर जगह आ रही है, तो हर बैच में आईसीटी मैंने ऐड किया है। 2-2, 4-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं और उसका फ़ायदा भी मिला है। अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं, आईसीटी के क्वेश्चन आ गए। तो जब आईसीटी मैंने ईएस वालों को पढ़ाया ही, तो सारे बैचों को दे दिया, भाई तुम्हें भी बेनिफिट मिले उसका, कि 2 नंबर से अगर सिलेक्शन रुक जाए तो वो सबके पास एक्सेस है। आईसीटी भी जीएस का पार्ट है। अब जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ऐड करना है उसको भी। सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर से ज़्यादा बताया है उसके अंदर। कंप्यूटर बेसिक्स तो पहले भी कुछ एग्जाम में आता था, अब आईसीटी नाम से पूछ रहा है। कई जगह तो सिलेबस में स्पेसिफाई भी कर रहा है आईसीटी। ठीक है, तो सारा अपडेट हो गया अभी तक के जो आपके पॉइंट्स थे। और जो बैच वगैरह चल रहे हैं उनके लिंक, किसी को एनरोल करना हो, अगर ज़रूरत लगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप देख लेना। और कोई क्वेरी किसी की रह गई, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। रिप्लाई मैं जनरली सबको करता ही हूँ। टेलीग्राम इसका सबको पता होगा, टेलीग्राम अपना इसी नाम से है। टेलीग्राम ग्रुप जो है, वो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता। कई सारे अपडेट मैं इस पर भेजता हूँ। क्विज चलती है डेली, जीएस क्विज वगैरह भी होता है। सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल, ये टेलीग्राम है। इस चैनल के अबाउट में जाओगे तब भी सारे लिंक मिल जाएंगे, और इसका लिंक सर्च करोगे तो इससे है t.me/gs4all1। तो करंट अपडेशन वगैरह जो यूट्यूब पे चल रहा था, अभी आप उसकी चिंता ना करें। मैंने बताया करंट जब मैं अपडेट करूँगा तो करंट अपडेशन कम से कम यूट्यूब पे आपको, और आईपी के टॉपिक भी अवेलेबल रहेंगे। उससे पहले यूट्यूब में जितना कमिट किया था सब प्रोवाइड किया। पॉलिटी के भी देखो 2 लेक्चर डाल दिए थे, ज्योग्राफी के भी कुछ लेक्चर डाले हैं। तो ओवरऑल लेक्चर देखोगे, आरोहण में कई सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट तो पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, 49 के अराउंड लेक्चर होंगे। ठीक है, तो ये वाला लिंक है टेलीग्राम का, और जो बैच कोर्स के लिंक है वो मैं इसमें डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना। एक लास्ट बात और, आरोहण ऐप को जो लोग लैपटॉप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं सर डेस्कटॉप पे ओपन नहीं हो रही। जो पहले वाला लिंक था उसको थोड़ा चेंज किया गया है, मैंने बार बार शेयर भी किया है सब ग्रुप में, और बता दिया था live.arohan.edu इस नाम से है लिंक। आरोहण वाली ऐप को जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप पे चला रहा है, लिंक live.arohanedu.com/live इस नाम से है। तो जो आरोहण की ऐप है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो इस नाम से ओपन हो जाएगी। मान लो किसी को खाली एयरपोर्ट अथॉरिटी के पेपर चाहिए,
लैपटॉप पे ट्राई कर रहा है, इस लिंक से ओपन करना, ओपन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर PDF सारी ओपन है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। जो भी बैच पढ़ा रहा हूँ, किसी बैच में जाओगे PDF और टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये वाले टेस्ट पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर और नोटिफिकेशन हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, उसके अलावा PDF हो गई क्लास की, वो सारी ओपन है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। कोई पॉइंट हो किसी का तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके क्लास, थैंक यू।